दोस्तों, अगर आपने इजराइल देश का नाम सुना है तो आपने मोसाद का नाम भी जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आपको बता देते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। और ऐसा क्यों माना जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये कहानी सुनने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मोसाद किस बला का नाम है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम जगत की सच्ची घटनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एसजे स्टोरी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है इटली की राजधानी रोम से। साल था 1964 का, तारीख 18 मई। बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से हर तरफ से सफेद चादर ने रोम को पूरी तरह से ढका हुआ था। इंसानी खून को जमा देने वाली ठंड से पूरा शहर कांप रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड होते हुए भी इटली के 3 कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर रोम के फिमिसिनो एयरपोर्ट पर रनवे नंबर 6 पे अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। वहां पर संयुक्त अरब अमीरात का एक विमान इजिप्ट की राजधानी कायरो जाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन शायद खराब मौसम की वजह से पायलट और पैसेंजर में से कोई भी अभी तक विमान के करीब नहीं पहुंचा था। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी भी रनवे नंबर 6 पर खड़ा विमान खाली ही था। तभी सामने से एक संयुक्त अरब अमीरात की सामान लाने ले जाने वाली गाड़ी बड़ी तेजी से आकर विमान के पास रुकती है। गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं। वो अपने साथ एक भारी भरकम बॉक्स लेकर आए थे जिसे वो अपनी गाड़ी से उतार रहे थे। ये एक मेटल बॉक्स था जिस पर अंग्रेजी, अरबी और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था डिप्लोमेटिक लगेज, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इस बॉक्स में कोई स्पेशल या महंगी चीज है जिसे ये इजिप्ट के लोग विमान के द्वारा अपने साथ ले जाने वाले थे। लेकिन वियना संधि लागू होने की वजह से कस्टम डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को विदेश मंत्रालय के द्वारा भेजे जाने वाली किसी भी चीज की तलाशी लेने की अनुमति नहीं थी। इसलिए इटली के ऑफिसर्स ये पूछ भी नहीं सकते थे कि इस बॉक्स में क्या रखा गया था। उन्हें बस वहां अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। लेकिन जब वो इजिप्ट के दोनों आदमी बक्सा उतार रहे थे तो उसमें से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और नजदीक होने की वजह से ये आवाजें अब साफ साफ इटली के अधिकारी भी सुन पा रहे थे। जब इटली के अधिकारियों ने ध्यान से सुना तो उन्हें दबी दबी आवाज में कुछ अरबी और अंग्रेजी के शब्द सुनाई देते हैं। जब अधिकारियों ने और ज्यादा गौर किया तो उन्हें समझ आ गया कि इस बॉक्स के अंदर कोई है जो उसे बाहर निकालने और उसकी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। अंदर से आने वाली आवाजों में से केवल 3 ही शब्द उन्हें समझ में आ रहे थे, हेल्प, सेव मी, एसेसिन। जिसे सुनने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि इस बॉक्स में कोई आदमी है जिसे किडनैप किया गया है और इस बॉक्स के अंदर कोई सामान नहीं है बल्कि एक आदमी को अपहरण करके इन इजिप्ट के लोगों द्वारा ले जाया जाने वाला था इस विमान से। लेकिन इन दोनों इजिप्ट वालों का सारा खेल अब उन अधिकारियों को समझ आ गया था और शायद उन इजिप्ट के लोगों को भी समझ आ गया था कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं। जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस आ चुकी थी, यानी भागने की कोशिश नाकाम थी। आखिरकार उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। अब वो 2 इजिप्ट के लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। ये खबर मीडिया के लोगों को मिलती है और हर कोई इस खबर को अपने अखबार के पहले पन्ने पर छापने को बेकरार था। लेकिन कहानी अभी तक आधी अधूरी थी। सबको पता था कि एयरपोर्ट पर इस तरह की कोई घटना हुई है, लेकिन जो आदमी बॉक्स में था वो कौन था? वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने उस आदमी को बॉक्स में डालकर बंदी बनाया था और उसे किडनैप किया था? क्या वो आदमी कोई अपराधी था, राजनेता था? आखिर कौन था वो बॉक्स वाला आदमी? हर किसी के मन में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी की शुरुआत होने वाली थी। बस थोड़े ही समय में पर्दा उठने वाला था कि बक्से में कौन था। बॉक्स को अधिकारियों द्वारा अपने ऑफिस में लाया जाता है। जैसे ही बॉक्स खोला जाता है उसके अंदर से एक अजीब प्रकार की गंध आनी शुरू हो जाती है और सामने से निकल कर आता है एक आदमी जिसे फिल्मों में दिखाए जाने वाली मम्मी के जैसे पट्टियों से लपेटा गया था। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसने कोई नशीली चीज खाई हो या हो सकता है उसे खिलाई गई हो। शायद किडनैपर का इरादा उसे लंबे समय तक बेहोश रखने का था, लेकिन शायद दवाइयों ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया था और उस आदमी की बेहोशी टूट गई और समय रहते उसे छुड़ा लिया गया। लेकिन पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे बात तो तब कर पाता जब उसे अच्छे से होश होता। आखिरकार उसकी हालत को देखते हुए एम्बुलेंस मंगवाई जाती है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया और पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर रखी थी। हर कोई उस आदमी के बारे में जानना चाहता था। आखिरकार थक हार कर पुलिस और कस्टम ऑफिसर्स ने उसे नाम दिया द मम्मी, क्योंकि जिसने भी उसे बॉक्स से बाहर निकलते हुए देखा था या निकाला था तो उसे एक मम्मी जैसा ही बनाया गया था। तो सबने पीछा छुड़ाने के लिए उसको नाम दिया द मम्मी। पुलिस ने सोचा कि जब तक इस आदमी को होश नहीं आता और इससे पूछताछ नहीं होती तब तक इसको कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा ताकि मीडिया के लोग और बाकी लोग हमें परेशान ना करें। आखिरकार 2-3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उस आदमी को होश आता है, जिसके बाद पुलिस दोबारा से उसके पास पूछताछ के लिए जाती है। तब वो आदमी पहली बार अपना नाम बताता है
जोसेफ डेहान। वो बताता है कि उसका जन्म साल 1944 में मोरक्को में हुआ था, लेकिन बाद में वो इजराइल चला गया था और अब वो एक इजरायली नागरिक है। इस बयान से उसकी पहचान का तो पता चल चुका था, लेकिन अभी तक बहुत सारे सवाल बाकी थे। लेकिन इसके बाद जो बातें जोसेफ ने बताई वो पुलिस को एक बेवजह की गई बकवास के अलावा कुछ नहीं लगती। जोसेफ बताता है कि वो पिछले दिनों ही इटली आया था, जिसके बाद से वो रोम में ही है। 16 नवंबर को वाटा बेनिटो में कैफे डे पेरिस में बैठकर वो शराब पी रहा था। तभी उसके पास दो लोग आते हैं। वो बताते हैं कि हम इजिप्ट के दूतावास में काम करते हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, अगर तुम करना चाहो तो। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जोसेफ ने जो कहानी सुनाई थी उसमें इतने सारे सवाल बाकी थे कि जिनके जवाब पुलिस को हर हाल में चाहिए थे। जैसे कि जोसेफ को ही इन लोगों के द्वारा क्यों चुना गया और उसका अपहरण किस कारण से किया गया, और अब उसे किडनैप करने के बाद ये लोग कहाँ ले जाने वाले थे और उसके साथ क्या करने वाले थे। इसके बाद इजराइल और मोरक्को में भी पता किया जाता है कि जोसेफ डेहान नाम का कोई नागरिक उनके यहाँ से है भी या नहीं। अब पुलिस के द्वारा इजिप्ट के उन दो लोगों की भी पहचान की जाती है जो इसे किडनैप करके ले जा रहे थे। इनके नाम थे मोसेम अल नागलेवी, सलीम उस्मान अल सैयद। ये दोनों इजिप्ट एम्बेसी के ही कर्मचारी थे, जिन्हें बाद में पुलिस से छुड़ाकर वापस इजिप्ट की राजधानी भेज दिया जाता है। जब ये खबर मीडिया वालों को मिलती है तो वो बार बार इजिप्ट के एम्बेसडर से सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि उन दो राजनयिकों को वापस क्यों भेजा गया, क्या साजिश है इन सब के पीछे। बार बार परेशान किए जाने पर इजिप्ट के एम्बेसडर इस बात से चिढ़ जाते हैं और वो मीडिया में बयान दे देते हैं कि ये सब इजिप्ट के खिलाफ इटली की साजिश है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब इस केस की बढ़ती हुई सरदर्दी को देखकर आखिरकार इटली की सरकार इस केस को अपनी खुफिया एजेंसी AISI को सौंप देती है, जिसके बाद AISI अपनी एक टीम बनाकर इस केस को सुलझाने में लगा देती है, जिसका परिणाम उन्हें जल्दी ही मिलता हुआ दिखाई देता है। 1 जनवरी 1965 को उन्हें अपनी पहली कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है, जब AISI के एक ऑफिसर के पास इजराइल के एक जर्नलिस्ट का फोन आता है और वो बताता है कि जोसेफ डेहान इजराइल का ही नागरिक है और इजराइल की राजधानी टेल अवीव में उसकी पत्नी भी रहती है। और जब उस महिला के बारे में और ज्यादा जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये महिला मूल रूप से इराक की रहने वाली थी और ये अपने बच्चों के साथ इजराइल की राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बे में रहती थी जिसका नाम था पीटा टिकवा। और साथ में ये भी पता चलता है कि इस व्यक्ति का असली नाम जोसेफ नहीं था, बल्कि इसका असली नाम तो मोर्दके ल्यूक था। और इस बात को पुख्ता करती थी इजराइल के एक नामी समाचार पत्र में छपी एक खबर, जिसमें जोसेफ का नाम मोर्दके ल्यूक ही प्रकाशित किया गया था। AISI को जैसे ही लगता है कि वो केस सुलझाने के करीब है और ये सारी खबर वो न्यूज और टीवी पर भी दे देती है, तभी उनको दिमाग चकरा देने वाली एक खबर मिलती है। और वो ये खबर थी कि 4 महिलाएं और हैं जो जोसेफ की पत्नी होने का दावा कर रही थी। जिसके बाद AISI जोसेफ के रोम आने के बाद की हिस्ट्री चेक करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जोसेफ नेपल्स नाम के इटली के एक शहर में किराए के मकान में रह रहा था। और ये AISI के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। जिसके बाद ऑफिसर्स की एक टीम जोसेफ के घर जाती है। अब ये लोग उस घर में थे जहां जोसेफ रहता था। जब उस घर की तलाशी होती है तो ऑफिसर्स को वहां पर कई प्रकार के माइक्रोफोन, आकार में बहुत छोटे कैमरे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिलते हैं, जिनसे ये बात तो साफ हो गई थी कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, यानी ये एक जासूस था, क्योंकि जितनी भी चीजें उस घर से बरामद हुई थी उन सब का प्रयोग केवल जासूसी में ही किया जा सकता था। लेकिन अब समय है दोस्तों आपको कहानी के थोड़ा और करीब ले जाने का। जिस समय फिमिसिनो एयरपोर्ट पर यह सारा वाकया हो रहा था उस समय वहां पर कोई और भी मौजूद था, और ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के 2 अंडरकवर जासूस थे, जिनके नाम थे एजेंट डॉन और एजेंट डेरेक। ये मोसाद के जाने माने जासूस थे, जिनका काम उस समय दूर रहकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखना था। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर सिचुएशन बिगड़ती है ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और वहां से निकलकर अपने खुफिया ठिकाने पर चले जाते हैं और पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा अपने हायर अथॉरिटी को देते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ जोसेफ पर नजर बनाए रखना था और सारी जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को पहुंचाना था। ये एक लंबे समय से जोसेफ डेहान उर्फ मोर्दके ल्यूक पर नजर रखे हुए थे, जिसका कारण था जोसेफ की गद्दारी। असल में जोसेफ इजराइल का ही एक नागरिक था, लेकिन वो इजराइल का नागरिक होते हुए भी इजराइल के दुश्मनों के लिए काम कर रहा था, यानी इजिप्ट के लिए। और मोसाद गद्दारों और अपने दुश्मनों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। यही कारण था जोसेफ का पीछा करने का। लेकिन दुनिया की नजर में इस काम को अंजाम देने वाले तो वो इजिप्ट के 2 लोग थे जिन्हें इटली की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन असल बात तो ये थी दोस्तों कि ये सारा किया धरा मोसाद का ही था। मोसाद के लोगों ने ही इटली के कस्टम ऑफिसर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ होने वाला है। इसी वजह से वहां पर अचानक से पुलिस पहुंच गई थी। और दूसरी बड़ी बात,
जिसने जोसेफ की पत्नी के बारे में AISI को खबर दी थी वो भी मोसाद का ही एजेंट था। दरअसल ये सारी प्लानिंग मोसाद ने ही रची थी। उनका पहला काम ही यही था कि मोर्द के ल्यूक को पहचाना जा सके ताकि किसी गलत आदमी को ना पकड़ लिया जाए। अब शुरुआत होती है दूसरे प्लान की, जो था ल्यूक को इजराइल वापस लाना। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन मम्मी। ल्यूक ने सच ही बताया था कि वो 5 साल की उम्र में मोरक्को से इजराइल आया था, लेकिन आगे की कहानी ये थी कि 18 साल की उम्र में वो इजराइल की सेना में भर्ती हो गया था। वहां भर्ती होने के साथ साथ वो कारपेंटर का काम भी सीखता है। लेकिन ल्यूक के अंदर बहुत सारी कमियां थी। उसे किसी भी तरह से बहुत सारे पैसे कमाने थे। उसे शराब की लत थी, जुआ खेलता था। इतने सारे शौक हो और लड़कियों का शौक कैसे पीछे रहता। तो इतने सारे शौक किसी सीधे काम से तो पूरे नहीं किए जा सकते थे, तो वो शॉर्टकट अपनाता है। वो चोरी करने लगता है, डकैती करता है, जिसकी वजह से वो कई बार इजराइल की पुलिस के द्वारा पकड़ा भी जाता है, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ता है। अब साल आता है 1960। ल्यूक गाजा के रास्ते होते हुए इजिप्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही वो इजिप्ट की सीमा पर पहुंचता है, वो आर्मी के सामने आत्मसमर्पण करता है। उसका मानना था कि इजिप्ट और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और अगर ल्यूक उन्हें इजराइल की खुफिया जानकारी देता है तो इजिप्ट में उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा और साथ ही उसे नौकरी भी मिल जाएगी, वो भी इजिप्ट की खुफिया एजेंसी में एजेंट की। लेकिन ल्यूक की ये सोच सिर्फ सोच ही साबित होती है। उसे आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां पर खूब मारा पीटा जाता है। आखिरकार उसे कैदी बना लिया जाता है। वो बार बार इजिप्ट के ऑफिसर्स को समझाने का प्रयास करता है कि वो दिल से इजिप्ट की सेवा करना चाहता है, जिसके लिए वो हर चीज करने को तैयार है, और वो अपनी ये बात साबित करने के लिए बार बार आत्महत्या का भी प्रयास करता है। आखिरकार ल्यूक को 2 साल लग जाते हैं अपनी बात समझाने में। आखिरकार साल 1962 में ल्यूक को इजिप्ट में जासूसी का काम करने के लिए मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद ल्यूक को स्पेशल जासूस की ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह से साल 1962 में वो इजिप्ट के लिए गुप्तचर का काम करना शुरू कर देता है। लगभग 2 साल तक ल्यूक पूरे दिल से इजिप्ट के लिए जासूसी का काम करता है, जिसके लिए वो अलग अलग देश में जाता है, जैसे जर्मनी, ज्यूरिक, बेल्जियम। आखिरकार उसे इटली के नेपल्स में भेजा जाता है, जहां पहुंचते ही उसकी अय्याशी शुरू हो जाती है। ल्यूक शुरू से ही महत्वाकांक्षी था, इसलिए अब वो इजिप्ट में अपने बड़े अधिकारियों को यह संदेश पहुंचाता है कि अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो वो इजिप्ट के लिए जासूसी का काम करना छोड़ देगा। देखा जाए तो ये इजिप्ट को सीधे तौर पर एक धमकी दे रहा था। इसी के बाद ल्यूक को बातचीत के लिए रोम के कैफे डे पेरिस बुलाया गया था, जिसके बाद ल्यूक को वहां नशीली दवा मिलाकर महंगी शराब पिलाई जाती है, और जब वो बेहोश होने लगता है तो उसे इजिप्ट के जासूस उड़ाकर गाड़ी में डालते हैं और वहां से सीधा उसे इजिप्ट के दूतावास पर लाया जाता है। लेकिन इन सब लोगों में से किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं थी कि इन सब की जासूसी मोसाद के लोगों के द्वारा की जा रही है। ये पिछले 3 साल से ल्यूक की जासूसी में लगे हुए थे, और अगर इतने समय से मोसाद के लोग इसकी जासूसी कर रहे थे तो अभी तक उसे मारा क्यों नहीं। उसका भी एक कारण था, जो था इजिप्ट की पूरे खुफिया नेटवर्क का पता लगाना। यानी ल्यूक काम तो इजिप्ट के लिए कर रहा था, लेकिन उसके जरिए सारी खुफिया इंफॉर्मेशन इजिप्ट के ना चाहते हुए भी मोसाद के लोगों को आराम से मिल रही थी। इसलिए ल्यूक का सिर्फ पीछा किया जा रहा था। ल्यूक को जेल भिजवाना, इजिप्ट के दोनों राजनयिकों को वापस उनके देश भिजवाना, सब कुछ मोसाद का प्लान था। पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट दोनों ही मोसाद के प्लान के हिसाब से काम कर रहे थे। अब मोसाद का ऑपरेशन मम्मी अपने आखिरी पड़ाव पर आने वाला था, जो था ल्यूक को वापस इजराइल में लाना। इसके बाद मोसाद के एजेंट फिर से काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले वो पता लगाते हैं कि इटली की किस जेल में ल्यूक को रखा गया था। ये पता लगाने के बाद ल्यूक को निकालने के लिए जेल स्टाफ का कोई व्यक्ति मोसाद को अपने प्लान में शामिल करना था, ताकि बिना किसी रुकावट के आसानी से ल्यूक को वहां से निकाला जा सके। आखिरकार उन्हें वहां ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड के बारे में पता चलता है। इसके बाद उस गार्ड की जानकारी जुटाई जाती है, क्योंकि मोसाद को भी ये मालूम था कि कोई गार्ड सीधे सीधे तौर पर उनकी मदद नहीं करेगा। इसके लिए उसकी कोई न कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी ताकि अपना काम निकलवाया जा सके, और वो कमजोरी आखिर मोसाद को मिल ही जाती है, क्योंकि उस गार्ड ने 2 शादियां कर रखी थी, जिसके बारे में या तो वो गार्ड खुद जानता था या अब मोसाद के एजेंट जानते थे। अब मोसाद का काम आसान हो गया था। मोसाद के एजेंट उस गार्ड से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि या तो वो उसके लिए काम करे, नहीं तो फिर उसका राज उसकी दोनों पत्नियों को बता दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उनका साथ देगा तो उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, जिसके बाद उस गार्ड को उन लोगों का साथ देना ही पड़ता है। अब साल आता है 1965। 1 नवंबर 1965 को उस गार्ड को पैसे दिए जाते हैं और साथ में एक नशे की दवाई भी दी जाती है, जिसके साथ उसे बताया जाता है कि इस दवा की 4 से 5 बूंदे ही खाने में डालना। इससे ज्यादा दवाई अगर खाने में मिलाई तो खाने वाला कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देगा। उस गार्ड को मोसाद ने नाम दिया था मिस्टर हस्बैंड। उस नशीली दवा को ल्यूक के खाने में मिला देता है। ल्यूक को दवा मिलाया गया खाना दिया जाता है।
और 2 घंटे बाद ही दवा असर दिखाना शुरू करती है। ल्यूक की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके सीने में तेज दर्द की शिकायत होती है, जिसके बाद ल्यूक को अस्पताल ले जाना जेल कर्मचारियों की मजबूरी हो जाती है और यही मोसाद का प्लान था। ल्यूक को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड भी तैनात किए जाते हैं और 2 गार्ड से निपटना मोसाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब रात को डॉक्टर नियमित चेकअप के लिए ल्यूक के कमरे में पहुंचता है तो ल्यूक वहां नहीं था। ल्यूक की जगह सुरक्षा में तैनात एक गार्ड बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। जब दूसरे गार्ड की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि उस गार्ड को किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था। डॉक्टर तुरंत जेल के लोगों को फोन करते हैं। उस एक फोन ने इटली की पूरी सुरक्षा प्रणाली को अलर्ट कर दिया था। हर तरफ नाकेबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हर जगह तलाशी की जा रही थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि 4 नवंबर 1965 को मोसाद अपना ऑपरेशन मम्मी पूरा कर चुका था। जब तक इटली की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय होती, तब तक ल्यूक को लेकर मोसाद के एजेंट एक निजी विमान से माल्टा पहुंच चुके थे। माल्टा से उसे समुद्र के रास्ते सप्ताह भर का सफर तय करके इजराइल लाया जाता है। ये मोसाद की एक और कामयाबी थी। इसके बाद ल्यूक पर इजराइल में मुकदमा चलाया जाता है। उसे 14 साल की सजा सुनाई जाती है। 14 साल जेल काटने के बाद साल 1979 में ल्यूक जेल से बाहर आता है। अपनी बाकी जिंदगी वो कारपेंटर के रूप में काम करता है। साल 2012 में ल्यूक अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन मम्मी की, जो मोसाद का एक सफल ऑपरेशन था। और इस कहानी में आपने देखा कि मोसाद को क्यों इतना खतरनाक माना जाता है, क्यों मोसाद को दुनिया की सबसे सफल खुफिया एजेंसी कहा जाता है। आपका क्या सोचना है मोसाद के बारे में और इस कहानी के बारे में, हमें जरूर बताइएगा।